प्यारे बच्चों, अगली जो वीडियो हम बना रहे हैं वो शमशेर बहादुर जी द्वारा रचित उषा कविता है। शमशेर बहादुर जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनका जन्म 1911 में 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ था और उन्होंने जो अपनी शिक्षा थी वो गोंडा से प्राप्त की और उच्च शिक्षा जो थी वो इलाहाबाद से प्राप्त की। ये प्रगतिशील साहित्य के कवि माने जाते हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही सामाजिक चेतना को भरने का प्रयास किया है। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत जी की एक पत्रिका थी रूपाव, उसमें भी कार्य किया, लेकिन उसके बाद ये दिल्ली चले आए थे और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू शब्दकोश का कार्यभार भी संभाला था। इनकी खास बात ये थी कि चित्रकला में बहुत शौकीन थे, चित्रकला करने में शौकीन थे। आपने 9वीं कक्षा में अगर याद हो तो एक पाठ पढ़ा था सुमित्रा वो हरिवंश राय जी बच्चन और ये शमशेर बहादुर जी के बारे में कि वो देहरादून चले गए थे, फिर दिल्ली चले गए थे। तो ये वो कवि थे जो उर्दू और हिंदी दोनों को का बीच का मेल, जिनको दोआब, इनका एक निबंध संग्रह भी है, दोआब कहा जाता है। इनको अनेक सारे पुरस्कार भी भारत सरकार ने दिए। इनकी चुका हूँ भी मैं और एक रचना है, उसके ऊपर इनको भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इस कविता में वो सुबह के सूर्य जब उदय होता है उससे पहले जब चारों ओर लालिमा छा जाती है, सुंदर वातावरण होता है, उस सुंदर वातावरण का इन्होंने प्रतीकात्मक रूप में वर्णन किया है कि कैसा कैसा प्रतीत होता है जब हम सुबह उठते हैं और सूर्योदय होने से पहले स्वच्छ जो वातावरण होता है वो कैसा कैसा महसूस होता है। आइए अब हम कविता करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, सुबह का आसमान था बहुत ही नीला जैसे कि नीला शंख हो। नीले शंख के समान सुबह का जो आसमान था वो बहुत ही गहरा नीला था। भोर का नभ, भोर कहते हैं जब सूर्य उदय नहीं होता और सूर्य उदय होने से पहले जब चारों ओर सफ़ेदी छा जाती है, लालिमा छा जाती है, मतलब अंधेरा खत्म हो जाता है, उसको भोर कहते हैं। नभ सुबह का जो आसमान था, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये कोष्ठक में दिया गया है, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, अभी गीला पड़ा है, राख से लिपा हुआ। उन्होंने इसकी तुलना उससे की है। गांव में जो औरतें होती हैं वो चूल्हे पर अपना खाना बनाती हैं, तो वो जो चूल्हा है उसको रोज़ लीपती हैं और लीपने के बाद वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो उसमें कभी उसकी तुलना कर रहे हैं उसकी आसमान की, वो ऐसे लगता है मानो किसी गांव की महिला ने अपना चौका जहाँ पर वो खाना बनाती है अपने चूल्हे चौके को लीप दिया है और जो अभी सूखा नहीं है, गीला पड़ा है, अर्थात गहरे नीला आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये पंक्ति मैं दोबारा करती हूँ। सुबह का जो नीला आसमान था वो शंख के समान सुंदरता लिए हुए था। वो सुबह का जो आसमान था वो ऐसे लग रहा था मानो किसी ग्रामीण महिला ने अपने चूल्हे चौके को लीप दिया है और वो अभी तक गीला पड़ा है। आगे क्या, आगे किसके साथ तुलना कर रहे हैं? बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सीलबट्टा आपने सुना होगा, सीलबट्टे का मतलब सील होता है चट्टान। चट्टान जो होती है वो क्या है, स्लेटी कलर की होती है। स्लेटी रंग जिसका होता है तो उसको क्या है, उसको यहाँ चट्टान भी आ सकता है, सिलबट्टा भी आ सकता है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। केसर आपने अगर देखा हो तो वो क्या है, ना वो लाल होता है ना पीला होता है, वो संतरी रंग का केसरिया कलर जो होता है हमारे झंडे का, उसी को केसर बोलते हैं। तो ऐसे लगता है मानो किसी ने काली सील को लाल केसर से धो दिया हो। किसको? आसमान को कह रहे हैं, क्योंकि चारों ओर जो उषा की लालिमा है वो आसमान को घेरे हुए है, तो वो जो सुंदर नीला आसमान है वो लाल लाल प्रतीत होने लगा है। सी के जैसे धुल गई हो, लाल केसर से जैसे उस किसी ने उसे चट्टान को धो दिया है, सिलबट्टे को धो दिया है। वो बहुत काले चट्टान को जैसे किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। चाक जो होता है बोर्ड के ऊपर काम किया जाता था पहले, आजकल तो ये ऐसे बोर्ड आ गए हैं जिन पर हम मार्कर के साथ काम करते हैं। पहले ये जो ब्लैक बोर्ड होते थे उनके ऊपर सफ़ेद चौक से काम करते थे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो स्लेट, पहले जब हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे तो हमारे स्लेट लगती थी और उस पर हम स्लेट और बत्ती से काम करते थे। तो कवि कह रहे हैं वो भी वो क्या है, उसकी
स्लेटी रंग की होती, स्लेटी इसीलिए कहते हैं वो स्लेटी रंग की होती है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और वो आसमान ऐसे लगता है मानो, क्योंकि गहरा नीला है और गहरा नीला जो है उसको हम ग्रे या स्लेटी रंग भी कहते हैं, तो ऐसे लगता है मानो स्लेट पर किसी ने लाल चाक रगड़ दिया हो और जिसके कारण वो नीला आसमान लालिमा से भर गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और आसमान जो है नीले जल के समान प्रतीत होता है, या किसी की गौर होता है गोरी और झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और सूर्य जब उदय होता है तो जैसे जैसे उदय होता है तो वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि उस नीले आसमान में वो सूर्य की जो सफ़ेद सफ़ेद उज्ज्वलता है वो ऐसे लग रहा है मानो किसी सुंदर युवती का जो शरीर है वो हिल रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है सफ़ेदी ले लेता है और वो आसमान सफ़ेद हो जाता है, चमक सूर्य की चारों ओर फैल जाती है। तो इस उषा का जो जादू है वो टूट जाता है और सूर्य उदय हो जाता है, अर्थात वो लालिमा ख़त्म हो जाती है। चारों ओर आसमान जो लालिमा से भरा होता है वो अब सफ़ेद होना शुरू हो जाता है जैसे ही दिन निकलता है, तो और सूर्य उदय हो रहा है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो इस उषा का जादू टूट जाता है। यहाँ तक मैं फिर करती हूँ। जैसे उस वो जो नीला आसमान है वो ऐसे लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल चाक रगड़ दिया हो और इसके कारण वो लालिमा से भर गया है। और नीला आसमान, बहुत गहरा नीला आसमान में जब सूर्य की उज्ज्वलता छा जाती है तो ऐसे लगता है मानो कोई गोरे वर्ण की युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। और जैसे ही सूर्य पूर्ण रूप से उदय हो जाता है तो ये उषा की जो लालिमा है ये ख़त्म होने लगती है और ऐसे लगता है मानो इसका जादू टूट गया है। और इस प्रकार सूर्य उदय होने पर उषा की लालिमा ख़त्म हो जाती है और चारों ओर आसमान जो है सफ़ेदी से भर जाता है। तो कवि ने इसमें उषा की लालिमा का सुंदर वर्णन किया है कि किस तरह सुबह का आसमान जब हम देखते हैं तो हमारे मन को भाता है, हमारे मन को आकर्षित करता है, और वो जो सूर्य उदय की जो लालिमा है वो सारे आसमान को सुंदर बना देती है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान सी कविता थी, आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो इसको लाइक और शेयर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।